एमपीडी ग्रुप ऑफ आईटीआई के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का 19 क्वेश्चन आज मैं फिर से न्यू चैप्टर में कराने वाला हूं, ठीक ना। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ठीक ना। अगर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट से बताइए ये वीडियो कैसा लगा, ठीक ना। तो निम्न बेस पर क्वेश्चन हम आज फिर से यानी कि मैं कराऊंगा, ठीक है ना। इसको आप लोग पूरे एंड तक देखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दे रखा है, परिपथ की कुल संधारिता की गणना कीजिए, ठीक ना। तो जिस प्रकार हमारे रेजिस्टेंस का सर्किट होता है, ठीक ना, उसी प्रकार कैपेसिटर का भी होता है, लेकिन रेजिस्टेंस का उल्टा कैपेसिटर का सर्किट होता है। जैसे मान लीजिए कि इसमें श्रेणी में कैपेसिटर को हम कैसे जोड़ेंगे, तो इस टाइप के कैपेसिटर को हम श्रेणी में जोड़ते हैं, ठीक ना। लेकिन इसका फार्मूला क्या होता है, 1/C T 1/C1 C2 और 1/C3 हो जाएगा, ठीक है ना, डैश डैश, ठीक है। ये हमारा फार्मूला होता है श्रेणी संयोजन का। लेकिन समानांतर संयोजन का हमारा क्या होता है, तो Ct = C1 + C2 + C3 डैश डैश, ठीक है ना। यानी कि जितना अभी तो आपके परिपथ में कैपेसिटर जुड़े होंगे, तो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा श्रेणी संयोजन है। लेकिन समानांतर संयोजन में कैसे जुड़ते हैं, जैसे ये हमारा एक कैपेसिटर ये हो गया, इसके बाद दूसरा कैपेसिटर ये हो गया, ठीक है ना, और तीसरा कैपेसिटर हमारा ये हो जाएगा। तो ये कौन सा क्रम हो गया, हमारा समांतर संयोजन, ठीक है ना। ये हमारा समांतर संयोजन कहलाता है। तो सबसे पहले आपको पहचानना है कि यह किस क्रम में जुड़ा है। लेकिन देखेंगे यहाँ हमारा सब किस में जुड़ा है, श्रेणी क्रम में। और एक चीज को पहचानने का तरीका क्या होता है कि धारा कैसे फ्लो हो रहा है, यानी आवेश किस तरफ फ्लो हो रहा है। आवेश को प्रवाहित होने के लिए केवल एक ही रास्ता मिल रहा है, देखते हैं ना। लेकिन इसमें आवेश को इधर भी आवेश जाएगा, इसमें भी आवेश जाएगा और इसमें, यानी जब आवेश को प्रवाहित होने के लिए कई रास्ते मिलते हो तो वहां पे हमारा कौन सा क्रम हो जाएगा, समांतर क्रम, ठीक है ना। अब सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो हमारा कौन सा क्रम है, श्रेणी संयोजन। तो Ct = 1/K ये दिया 30 माइक्रोफैरड प्लस 1/K 10 माइक्रोफैरड प्लस 1/K 30 माइक्रोफैरड। तो इसका क्या करेंगे, हमें एलसीएम लेंगे, ठीक है ना। तो 1/Ct = एलसीएम हमारा क्या जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 माइक्रोफैरड, ठीक है ना। जब 30 से 30 में भाग करेंगे तो एक, फिर इसमें हम क्या करेंगे, उस एक का इसमें नॉमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो कितना आएगा हमारा, 30 से 30 1 × 1 प्लस, फिर जब इसमें भाग करेंगे 10 × 30 3 का इसमें गुणा मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 3 प्लस, फिर वही प्रक्रिया यहाँ पे करेंगे। तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा ऊपर 5/30 माइक्रोफैरड। लेकिन अभी ये करेक्ट आंसर नहीं आया है, लेकिन हमें Ct को निकालना है ना। तो Ct = क्या आ जाएगा, जब पीरियड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 30 माइक्रोफैरड अपान के 5 माइक्रोफैरड ना, यानी 5 आ जाएगा, माइक्रोफैरड में दिया ही है, ठीक है। तो आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। जब 5 से भाग करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 6 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए दे रखा है 0.16 माइक्रोफैरड, ऑप्शन बी दे रखा है 6 माइक्रोफैरड, ऑप्शन सी दे रखा है 13 माइक्रोफैरड, ऑप्शन डी दे रखा है 70 माइक्रोफैरड। तो हमने कितना निकाला, 6 माइक्रोफैरड। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, संधारित्र की धारिता या संधारित्र की इकाई क्या है। संधारित्र को ही धारिता कहते हैं ना, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, संधारिता की इकाई क्या है, ठीक है ना। तो महो हमारा किसका मात्रक होता है, महो होता है कंडक्टेंस यानी चालकता का, किसका, चालकत्व यानी कंडक्टेंस का मात्रक होता है, ठीक है ना। हेनरी इंडक्टेंस का मात्रक होता है। फैरड किसका मात्रक होता है, फैरड मात्रक होता है हमारा कैपेसिटर का, किसका, कैपेसिटर, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में संधारित्र, संधारिता या संधारित्र, ठीक है ना। और कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का।
ठीक है ना। इसमें किसका मात्रक पूछा है, कैपेसिटेंस का मात्रक क्या होता है, तो हमारा फैराड होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, एक संधारित्र का धारिता मान क्या होगा यदि 35 वोल्ट के लिए 0.5 कूलम्ब आवेश की आवश्यकता हो। इसका फार्मूला होता है, जब भी कैपेसिटेंस निकालना हो, C इक्वल टू V बाई क्यू, सॉरी क्या होता है कि यहाँ पर हो जाएगा Q बाई V, ठीक है ना। ये हमारा फार्मूला होता है संधारित्र निकालने के लिए। इसको बोलते हैं आवेश, क्या, आवेश वोल्ट, ठीक है, यानी वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है। और हमारा संधारित्र, क्या, संधारित्र। ठीक है। तो इसी फार्मूला पर यानी सी का मान इसमें निकालने के लिए बोला है 10.5 कूलम्ब बटे के कितना देख रहा है 35 वोल्ट। तो हम क्या करेंगे, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई 10 से नीचे कर देंगे, 5 अपान के 350 कितना जाएगा 1/70, यही ना। तो हमारा क्या होगा, इतना आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे कि एक में भाग करेंगे, किससे, एक में भाग करेंगे हम 70 से, ठीक ना। तो कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा इसमें आपका भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 0.014 फैराड। ठीक है। तो ऑप्शन ए दे रखा है 0.014 फैराड, ऑप्शन बी दे रखा है 0.025 फैराड, ऑप्शन सी दे रखा है 0.14 फैराड, ऑप्शन डी दे रखा है 0.25 फैराड। ठीक है। तो हमने क्या निकाला है कि 0.014 फैराड, ठीक है ना। इसका आंसर ये हो जाएगा। लेकिन हम इसी फार्मूला से आवेश और वोल्टेज दोनों निकाल लेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, संधारिता के मान को कैसे कम किया जा सकता है, ठीक ना। प्लेट क्षेत्रफल को बढ़ा के, ठीक है, बढ़ाकर, इसके बाद भी ऑप्शन दे रखा है प्लेटों के प्रतिरोध को बढ़ाकर, ऑप्शन सी प्लेटों की मध्य दूरी बढ़ाकर, ऑप्शन डी उच्च पैराबैरिक नियतांक पदार्थ का उपयोग करके, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, जैसे इसका क्या होता है सी इक्वल टू एप्सिलॉन ए अपान के डी, ठीक ना। इसको मान लेते हैं हम, यहाँ पर हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन, ठीक ना। लेकिन एप्सिलॉन हमारा क्या होता है, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r, ठीक ना। जिसमें एप्सिलॉन 0 हमारा क्या होता है, निर्वात विद्युतशीलता होता है, ठीक ना। निर्वात विद्युतशीलता होता है, ठीक ना। तो इसमें हमारा क्या होगा कि जैसे ही हम प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे, कैपेसिटेंस हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो हमारा क्या है, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि इसकी प्रोपोर्शनल में है। तो इसके अनुसार हमारा आंसर हो जाएगा प्लेटों की मध्य दूरी बढ़ाकर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, पैराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, ठीक ना। पैराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, इसमें यह ऑप्शन वायु, ऑप्शन बी इस्पात, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी प्लेटिनम, ठीक ना। तो हमारा मैग्नेट 3 प्रकार का होता है। पहला फेरोमैग्नेट, दूसरा पैरामैग्नेट, तीसरा हमारा हो जाएगा डाया मैग्नेट, ठीक है ना। इसमें हमारा आ जाएगा निकिल, कोबाल्ट, आयरन, इसमें आ जाता है, ठीक ना। लेकिन पैरा में हमारा जाता है, पैरा में हमारा आ जाएगा ऑक्सीजन, वायु, ठीक ना, और एल्युमिनियम, इस प्रकार के इसमें पदार्थ आते हैं। लेकिन डाया में हमारा आता है एंटीमनी, बिस्मथ जिसको बोलते हैं, जल इत्यादि और भी आते हैं पदार्थ, हम इनमें देखेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जल क्या है, पैराचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवीयता को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए कुंडली की लंबाई, ऑप्शन बी धारा की दिशा, ऑप्शन सी धारा की शक्ति,
ऑप्शन डी चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति, ठीक है ना। तो ध्रुवता कैसे चेंज होता है, ध्रुवता डिपेंड करता है आपके सप्लाई करंट पे। जैसे मान लीजिए हमने एक कॉइल लिया, ठीक है ना, ठीक है, 2 कॉइल लिया। मान लीजिए कि इसमें हमने धारा का फ्लो इधर से है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ पे साउथ नॉर्थ बनना है, यहाँ पे साउथ पोल बनना है मैग्नेट का, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही हम धारा को चेंज कर देंगे दिशा, तो यहाँ पे हमारा नॉर्थ बनेगा और यहाँ पे साउथ बनेगा। इसी को कह रहा है कि विद्युत चुंबक की ध्रुवता को प्रभावित करता है कौन, तो विद्युत धारा की दिशा। समझ में आ गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, चुंबक वाहक बल की क्या इकाई है। जैसे हमारा विद्युत परिपथ में ईएमएफ होता है, उसी प्रकार हमारा चुंबकीय सर्किट में, चुंबकीय परिपथ में क्या होता है, ईएमएफ। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोटिव फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जब भी विद्युत सर्किट की बात आए तो ये होगा, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक सर्किट की बात आए तो ये होगा, ठीक है ना। इसका मात्रक होता है वोल्ट, लेकिन ईएमएफ का मात्रक क्या होता है, एम्पियर टर्न्स होता है। क्या, एम्पियर टर्न्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इसका ऑप्शन दे रखा ए एम्पियर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी एम्पियर मीटर, ऑप्शन सी एम्पियर टर्न्स, ऑप्शन डी एम्पियर प्रति टर्न्स, ठीक है ना। तो हमने क्या बताया, इसका मात्रक क्या होगा, एम्पियर टर्न्स, जिसको बोलते हैं ईएमएफ इक्वल टू एनआई, ठीक है ना। इसका फार्मूला होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, सी ऑप्शन इसका बेस्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगले तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। यदि 3 प्रेरकत्व L1, L2, L3 श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो कुल प्रेरकत्व क्या है। जैसे हम रेजिस्टेंस का टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं ना, R1 प्लस R2 प्लस R3, दूसरा हमारा पैरेलल के लिए हो जाता है उसका R2 बराबर, ये हमारे सीरीज के लिए होता है, श्रेणी परिपथ के लिए, ठीक है ना, श्रेणी परिपथ के लिए। लेकिन किसमें, डीसी परिपथ में, वो भी रेजिस्टेंस के लिए, इसका हो जाएगा R1 R2 पैरेलल परिपथ के लिए होता है, R3 Rn डाई, ठीक है ना। ये हमारा किसी लिए रेजिस्टेंस के लिए। लेकिन सेम इसी तरह हमारा क्या होता है, इंडक्टर के लिए, यानी इंडक्टेंस के लिए होता है क्या, तो हो जाएगा पहला इसमें LT बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3 डाई डैश, ठीक है। पैरेलल के लिए क्या हो जाएगा 1 अपान के LT, L1 1 अपान के L2 1 अपान के L3 डाई डैश, ठीक है। तो पूछा श्रृंखला में जुड़े हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, परमियंस की इकाई क्या है, ठीक है ना। परमियंस की इकाई क्या है। जैसे हमारा विद्युत परिपथ में कंडक्टेंस होता है, उसी प्रकार चुंबकीय सर्किट में क्या होता है, चुंबकीय सर्किट में हमारा परमियंस होता है। यह मैग्नेटिक फ्लक्स को स्थापित होने में यानी सेटअप होने में सहायता करता है, लेकिन कंडक्टेंस हमारा क्या होता है, धारा को प्रवाहित होने में सहायता करता है, ठीक है ना। तो इसका क्या होता है, यह किसका व्युत्क्रम होता है, परमियंस रिएक्टेंस का व्युत्क्रम होता है, ठीक है ना। जैसे परमियंस इक्वल टू 1 बाई मान लेते हैं रेल, रिएक्टेंस इसे बोलते हैं, प्रदर्शक कहते हैं, यही इसका फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए दे रखा है एम्पियर टर्न्स, ठीक है ना, बी ऑप्शन वेबर प्रति एम्पियर टर्न्स, सी ऑप्शन एम्पियर टर्न्स वेबर, डी ऑप्शन वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, इस क्वेश्चन का वेबर प्रति एम्पियर टर्न्स होगा। क्वेश्चन नंबर 10, परिनालिका
कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है? यानी मैग्नेटिक फील्ड को कैसे पता किया जाए कि किसी कॉइल में इसकी क्षेत्र किस टाइप से चल रहा है या किस तरफ की ओर मूव करता है, ठीक ना। तो ऑप्शन ए कार्क स्क्रू नियम, ऑप्शन बी दाहिने हाथ की हथेली का नियम, ऑप्शन सी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन डी फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ठीक ना। तो अगर जब भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड की बात आए उस टाइम दो हमारा नियम काम करता है, ठीक ना। एक दाहिने हाथ का हथेली का नियम, हम क्या करेंगे इसमें सोलेनॉइड को इस प्रकार पकड़ेंगे कि जो उंगलियां होती है हमारा मैग्नेट फ्लक्स को डिनोट करेगा और क्या है अंगूठा हमारा धारा प्रवाहित होने की दिशा को डिनोट करेगा, ठीक ना। उसी प्रकार कार्क स्क्रू नियम से भी हम फाइंड कर लेते हैं कि जिस टाइप, जैसे मान लीजिए हमारा क्या है स्क्रू है, ठीक ना, ये जिस टाइप मूव करता है यही उसका क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ठीक ना, फ्लक्स होता है। लेकिन ये जो नीचे तरफ बढ़ता है ये वह करंट का दिशा होता है, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा दाहिने हाथ का हथेली का नियम। क्वेश्चन नंबर 11 श्रेणी परिपथ की कुल संधारित्र की गणना कीजिए। हमने पिछले क्वेश्चन में इसके बारे में बताया है लेकिन फिर भी हम सॉल्व कर देते हैं। तो 1/t कितना दिया है 10 माइक्रोफैरड, 10 10 और 20 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड ऑन के 10 माइक्रोफैरड ऑन के 20 माइक्रोफैरड। आपको ऐसा एल्शियम लेना है कि तीनों से विभाजित है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे 20 ले लेंगे। जब 20 में 2 1 इसका इसमें 10 में भाग करेंगे 2 बार जाएगा, 2 का इसमें डिनोमिनेटर में गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 2 आएगा ना। तो कितना आएगा टोटल 5/20 आ जाएगा। तो 1/CT 5/20 जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो CT इसका आ जाएगा हमारा 20/5, इसको काट देंगे कितना जाएगा 4 माइक्रोफैरड। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इसमें ए ऑप्शन दे रखा है 4 माइक्रोफैरड, बी ऑप्शन दे रखा है 10 माइक्रोफैरड, सी ऑप्शन दे रखा है 15 माइक्रोफैरड, डी ऑप्शन दे रखा है 40 माइक्रोफैरड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमने क्या निकाला है 4 माइक्रोफैरड, ठीक है, यही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग संधारित्रों को जोड़ने से पहले क्या सावधानी बरती जानी चाहिए? सभी कैपेसिटर कहीं निर्माता के होने चाहिए। प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप इसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होने चाहिए। ऑप्शन से कुल कैपेसिटर का मान संधारित्र के न्यूनतम मान से कम होना चाहिए। प्रत्येक संधारित्र का ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होना चाहिए समान होना चाहिए, ठीक ना। तो जैसे हम श्रृंखला में जोड़ते हैं तो उसका क्या होता है उसमें वोल्टेज ड्रॉप ये क्या लिखा है प्रत्येक कैपेसिटर की वोल्टेज ड्रॉप इसकी वोल्टेज रेटिंग से भी कम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई कैपेसिटर है इसका वोल्टेज रेटिंग मान लीजिए 10 है, सपोज दैट 10 वोल्ट है, ठीक ना। तो इससे भी कम हमारा क्या होना चाहिए, मान लीजिए 9 वोल्ट आ गया, वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए, यही कह रहा है। तब जाके हम क्या लगाएंगे उसको श्रेणी संयोजन में। क्वेश्चन नंबर 13 ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम जुलाई में स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग को ज्यादा से ज्यादा हम कंटेंट उपलब्ध करने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि आपको सहायता मिल सके एग्जाम में। कौन से पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है? ऑप्शन ए प्लेट वायरिंग, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी बिस्मिथ, ऑप्शन डी ग्रेफाइट। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था पैरा फिर फेरो फिर डाया, सभी पदार्थ बताया था ना। तो ये हमारा पदार्थ दोनों किसमें आ जाएंगे, ये डाया मैग्नेटिक, ठीक ना, डाया मैग्नेटिक, ठीक ना। और ये हमारा क्या आता है पैरा मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक ना। और इसे क्या बोलते हैं वायरिंग का प्रकार है, क्या वायरिंग जो अस्थाई रूप में किया जाता है, ठीक ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कॉपर हमारा क्या है पैरा पदार्थ है। इसकी चुंबकशीलता यानी इकाई से कुछ अधिक होता है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 BH वक्र में x द्वारा अंकित भाग का नाम बताइए। ऑप्शन ए कोएर्सिटिविटी, ऑप्शन सी सैचुरेशन पॉइंट,
ऑप्शन सी मैग्नेटिक फोर्स, ऑप्शन डी रीजनल मैग्नेटिज्म, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन दे रखा है इस टाइप के, ठीक ना। तो ये हमारा क्या डिनोट करता है, यहां से यहां तक यस, इसको बोलते हैं कोएर्सिटिविटी, ठीक है। इसका काम क्या होता है, जैसे कोई एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जब उसको हम बार बार चार्ज डिस्चार्ज, बार बार उसको सप्लाई देंगे, फिर हटा देंगे, फिर सप्लाई देंगे, हटा देंगे, तो उस पूरी कॉइल में कुछ चुंबकत्व का गुण रह जाता है, उसे क्या बोलते हैं, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, ठीक ना। लेकिन इस मैग्नेटिज्म को खत्म करने के लिए हम एक अलग से क्या देते हैं, फोर्स देते हैं, जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को क्या करता है, डीमैग्नेटाइज कर देता है, उसे क्या बोलते हैं, कोएर्सिविटी, ठीक ना। तो एक्स भी यहां से यहां तक क्या डिनोट करता है, ये हमें जब भी देखने को मिले इस टाइप का ग्राफ, तो ऑल टाइम ये आपको कोएर्सिविटी डिनोट करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट में समान शब्द है। ऑप्शन ए रिलेक्टिविटी, ऑप्शन बी परमियंस, ऑप्शन सी रिलक्टेंस, ऑप्शन डी परमियाबिलिटी, है ना। तो हमने बताया कि चालकता के समान, जैसे ये विद्युत परिपथ में होता है चालकता, विद्युत परिपथ में चालकता इसका व्युत्क्रम होता है चालकता, तो रेजिस्टेंस का व्युत्क्रम होता है, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, किसको, कंडक्टेंस को। इसका मात्रक क्या होता है, महो, क्या होता है, महो या साइमन, ठीक है ना, क्या साइमन, तो पूछ लेता है क्वेश्चन में। उसी प्रकार हमारा विद्युत सर्किट में क्या होता है कि परमियंस, परमियंस किसका किसका व्युत्क्रम होता है, तो रिलक्टेंस का, किसका, रिलक्टेंस का व्युत्क्रम होता है, जिसका मात्रक होता है वेबर प्रति एम्पियर टर्न्स, एम्पियर टर्न्स, ठीक ना। ये हमारा क्या होता है, परमियंस का मात्रक होता है। तो उसी को कह रहा है किसके समान चालकता प्रदर्शित करता है, तो परमियंस के समान हमारा क्या होता है, चालकता प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 16, रिलक्टेंस की इकाई क्या है, ठीक है ना। अभी हमने पिछले वीडियो में रिलक्टेंस के बारे में बताया, जिस प्रकार विद्युत परिपथ में रेजिस्टेंस, विद्युत परिपथ में रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस धारा का विरोध करता है, धारा का विरोध करता है, उसी प्रकार से हमारा मैग्नेटिक सर्किट में, किसमें, मैग्नेटिक सर्किट में, मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस क्या करता है, वो भी फ्लक्स को सेटअप नहीं होने देता है, किसको, फ्लक्स को सेटअप नहीं होने देता है, किसको सेटअप नहीं होने देता है, तो फ्लक्स को, यानी फ्लक्स को कॉइल में सेटअप नहीं होने देता है, ठीक ना। तो इसका मात्रक, जैसे इसका मात्रक क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस का ओम होता है, ठीक ना। उसी टाइप से हमारा रिलक्टेंस का भी मैग्नेटिक सर्किट में भी मात्रक क्या होता है, एम्पियर टर्न्स प्रति वेबर, ठीक है ना। ये क्या होता है, रिलक्टेंस का मात्रक होता है। ऑप्शन ए वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी वेबर प्रति मीटर, ऑप्शन सी एम्पियर टर्न्स प्रति वेबर, ऑप्शन सी डी एम्पियर टर्न्स प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमने अभी क्या बताया है कि क्या होगा उसका मात्रक, तो एम्पियर टर्न्स प्रति वेबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17, यदि विद्युत आवेश Q है और वोल्टेज भी है, तो संधारिता C की सही अभिव्यक्ति क्या है, फार्मूला पूछ रहा है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने इसके बारे में बताया है। तो क्या होता है, C इक्वल टू QI V, ये हमारा क्या होता है, इसका फार्मूला होता है। इसका मात्रक क्या होता है, फैरेड, क्या होता है, कैपेसिटर का मात्रक फैरेड होता है, और Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है ना, क्या होता है, कूलाम, ठीक है। और वोल्टेज का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट, ठीक है, वोल्टेज का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट। तो ऑप्शन ए C इक्वल टू Q बाई V, ऑप्शन बी C इक्वल टू V बाई Q, ऑप्शन C इक्वल टू V इंटू Q,
बी ऑप्शन दे रखा है सी इक्वल टू अंडर रूट वी क्यू। तो हमने क्या बताया, ये हमारा फार्मूला होता है किसका, कैपेसिटर का। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। आप इस वीडियो को अच्छे से लाइक शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें कि यह वीडियो कैसा लगा, ठीक ना। और इससे भी आपको बेस्ट कंटेंट उपलब्ध कराएंगे। और जैसे ही आप लोग का एग्जाम खत्म हो जाएगा वैसे ही मैं फिर से सेकेंड ईयर का सिलेबस ऑनलाइन के माध्यम से पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को देखते रहिए, लाइक किया और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18, आप एक विद्युत चुंबक की खींचने की ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं। किसका बात कर रहा है, विद्युत चुंबक की बात कर रहा है, न कि आपको परमानेंट मैग्नेट की बात कर रहा है। जैसे हमारा चुंबक कितने टाइप्स के होते हैं, तो चुंबक हमारे दो टाइप्स के होते हैं, ठीक ना। कौन कौन से, एक होता है नेचुरल, दूसरा होता है आर्टिफिशियल, ठीक ना। तो नेचुरल को हम बोलते हैं, नाम दिया गया है क्या, लोडस्टोन। क्या बोलते हैं, लोडस्टोन, ठीक ना। लेकिन आर्टिफिशियल मैग्नेट को हम क्या बोलते हैं, इसमें दो टाइप्स के मैग्नेट आते हैं। तो इसमें पहला होता है परमानेंट मैग्नेट, दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसको हम बोलते हैं विद्युत चुंबक, इसको बोलते हैं अस्थायी चुंबक। इस चुंबक का उपयोग आप देखेंगे तो स्पीकर में मिलेगा, किसमें, स्पीकर में मिल जाएगा। और इसका जैसे हमारे घर में जितने भी इक्विपमेंट चलते हैं, जैसे फैन हो गया, इस चुंबक का उपयोग फैन, एसी मोटर, यानी जितने भी मोटर हो गया, जो भी एसी से चलने वाले हैं, सब में हम किसका प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग करते हैं, ठीक ना। तो इसका पूछ रहा है कि कैसे इसकी ताकत यानी शक्ति को कैसे हम बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए दे रखा है क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाएं, ऑप्शन बी दे रखा है कुंडली में करंट कम करें, ऑप्शन सी दे रखा है कुंडली में घुमावों की संख्या कम करें, ऑप्शन डी दे रखा है पदार्थों के बीच बीएच वक्र को बढ़ाएं, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, यानी विद्युत चुंबक का क्या बढ़ाना है, यानी उसकी खींचने की पावर यानी क्षमता यानी ताकत बढ़ाना है, ठीक ना, स्ट्रेंथ बढ़ाना है कि किसी भी इस सर्किट को यानी किसी पदार्थ को अपने तक अट्रैक्ट करने तेजी से कर रहा है, ठीक ना। तो एक करंट कम करेंगे तो भी नहीं उस पर इफेक्ट पड़ेगा, क्या होगा, और उसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। टर्न अगर बढ़ाएंगे तो सही है, लेकिन कम करेंगे तो भी आपका नहीं होगा। टर्न बढ़ाना चाहिए, करंट अधिक देना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर हमारा क्या है, इंक्रीज द फील्ड इंटेंसिटी, यानी क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाना चाहिए। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, इसको परिभाषित करता है। ऑप्शन ए हिस्टैरिसीस, ऑप्शन बी चुंबकीय तीव्रता, ऑप्शन सी चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन डी अवशेष चुंबकीय, ठीक ना। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपको मिल जाए, जब भी पीछे की बात करें, ठीक ना, तो वहां पे क्या हो जाएगा, हमारा हिस्टैरिसीस होगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, हिस्टैरिसीस का मतलब यह होता है कि मेन चुंबकीय फ्लक्स से पीछे स्थापित होना ही हिस्टैरिसीस कहलाता है, ठीक ना। रेडियल चुंबक के मैग्नेट के बारे में बताया ही है। तो क्या, जैसे कोई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट है, जैसे उसमें हम सप्लाई देंगे फिर हटाएंगे, सप्लाई देंगे हटाएंगे, तो उसमें क्या होता है, मैग्नेट का कुछ अवशेष रह जाता है, उसी को अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं, ठीक ना। अब इसमें एक चीज और है, फ्लक्स घनत्व। फ्लक्स घनत्व को हम बी से डिनोट करते हैं, इसका फार्मूला होता है 5/A, ठीक ना। इसका मात्रक होता है वेबर, पूछ लेता है एग्जाम में, प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला होता है, ठीक ना। क्या टेस्ला होता है, तो पूछ लेगा अगर एग्जाम में फ्लक्स घनत्व की मात्रा क्या होता है, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला। लेकिन जब भी चुंबकीय बल का पीछे रह जाना टाइप क्वेश्चन है, तो वहां क्या होगा, हिस्टैरिसीस होगा। क्वेश्चन नंबर 20, चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए हिस्टैरिसीस, ऑप्शन बी स्किन इफेक्ट, ऑप्शन सी एडी करंट, ऑप्शन डी पैरावैद्युत तनाव, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस, ठीक ना। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई धातु रखा गया है तो उस पर उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। जैसे
अगर कोई चुंबकीय, मान लीजिए ये हमारा क्या है, दो चुंबक है यस एन, ठीक है ना, ये इसका साउथ पोल, जिसको दक्षिणी ध्रुव, और ये नॉर्थ पोल। मान लीजिए इसमें मैग्नेट फ्लक्स सेटअप हो रहा है, ठीक है ना। एक बात और हम बताना चाहेंगे कि जैसे मैग्नेट होता है, मान लीजिए एक बार मैग्नेट लिया, ठीक है ना, यस एन यस, इसमें बड़े दिखाएं किधर चलती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है, ठीक है ना, नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है। लेकिन मैग्नेट के अंदर कैसे चलती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। क्वेश्चन पूछ लेता है कि कोई एक अस्थायी मैग्नेट है, तो बाहर में फ्लक्स किस पोल से किस पोल की ओर जाता है, प्रवाहित यानी सेटअप होता है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ। लेकिन मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर सेटअप होता है। तो कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में मान लीजिए कोई हमने यहाँ पर धातु रख दिया, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, इस फ्लक्स को रोकेगा। इस फ्लक्स के रोकने से इस वाले धातु में क्या पैदा हो जाता है, तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, यानी विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। जैसे विद्युत वाहक बल पैदा होगा तो इसमें कुछ रेजिस्टेंस या रिलक्टेंस मौजूद होगा, उसके कारण इसमें करंट फ्लो होने लगता है इस पूरे धातु में, तो उसे क्या बोलते हैं, एडी करंट बोलते हैं ना। तो यही आंसर इसका आ जाएगा, यानी एडी करंट क्या होने लगा, धातु पर प्रभाव पड़ने लगेगा। क्वेश्चन 21 यानी 21 नंबर, वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। ऑप्शन ए टीवी ट्यूनर, ऑप्शन बी ऑसिलेटर यानी दोलक, ऑप्शन सी लाउड स्पीकर ध्वनि विस्तारक यंत्र, ऑप्शन डी रेडियो रिसीवर, ठीक ना। तो हमारे कैपेसिटर कई प्रकार के होते हैं, ठीक ना, लेकिन हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे, जब सिलेबस पढ़ाएंगे तो उसमें डिस्क्राइब करेंगे। फिलहाल हमें क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करना है, ठीक है ना। तो इस टाइप में अगर वायु संधारित्र का बात आ जाए तो हम कहाँ उपयोग करते हैं, रेडियो रिसीवर में। इस टाइप के हमें क्या मिलते हैं, कैपेसिटर मिलते हैं जो इस टाइप के होते हैं। एक बार बना के दिखा देते हैं, इस टाइप के दो टर्मिनल निकले रहते हैं, ठीक है ना। कैपेसिटर में उसका नंबरिंग क्या रहता है, इस टाइप का रहता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 22, यदि ध्रुवीकृत इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र विपरीत रूप से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा। ऑप्शन ए संधारित्र पर कोई प्रभाव नहीं, ऑप्शन बी अत्यधिक गर्मी के कारण विस्फोट, ऑप्शन सी परिपथ में धारा कम हो जाती है, ऑप्शन डी संधारित्र का मान बढ़ाया जाता है। मान लीजिए कोई एक कैपेसिटर है जो इस टाइप का इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है, ठीक है ना, और उसमें से दो टर्मिनल निकला रहता है, तो यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। यह डीसी पे काम करता है। मान लीजिए कि यह कितना है, 2000, मान लीजिए कि हाँ 2000 माइक्रोफैराड का दे रखा है एग्जांपल के तौर पे, और इसका रेटिंग 500 वोल्ट डीसी दे रखा है। लेकिन जब भी पोलैरिटी की बात आए तो किस टाइप का संधारित्र होगा, हमारा डीसी संधारित्र होगा, ठीक है ना। अगर इसके टर्मिनल को मान लीजिए हमने प्लस का माइनस से और माइनस का प्लस से अगर उल्टा हमने जोड़ दिया तो ये संधारित्र क्या होगा, इसमें अत्यधिक गर्मी होगा, जिसके कारण क्या होगा, विस्फोट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, पैराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। हमने पीछे बताया है कि हमारा जो मैग्नेट होता है 3 प्रकार का होता है, ठीक है ना। कौन कौन सा, ये परमानेंट मैग्नेट की बात कर रहा है। जैसे मैग्नेट कितने प्रकार का होता है, फेरो मैग्नेट, फेरो मैग्नेट, दूसरा आ जाएगा पैरा मैग्नेट, पैरा मैग्नेट, तीसरा आ जाएगा हमारा डाया मैग्नेट, ठीक है। तो हमने सभी पदार्थ के पिछले क्वेश्चन बताया था, लेकिन इसमें हमारा क्या हो जाएगा कि डाया मैग्नेट का आंसर क्या हो जाएगा। पहले ऑप्शन समझ लेते हैं। ये ऑप्शन लकड़ी, ऑप्शन बी दे रखा है निकिल, ऑप्शन सी दे रखा है प्लेटिनम, ऑप्शन डी दे रखा है मैग्नीज, ठीक है ना। तो यानी जिसमें चुंबक की क्वालिटी ना हो, एक तरह से देखा जाए कि ये अगर मैग्नेटिक सर्किट में डाया पदार्थ रख दिया जाए तो उसके चुंबकीय फ्लक्स को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है, यानी घटा देता है, ठीक है ना। लेकिन मैग्नेट, फेरो मैग्नेट क्या करता है, मान लीजिए किसी चुंबकीय सर्किट में रख दिया जाए तो फेरो मैग्नेट पदार्थ मटेरियल उसको क्या करता है, उसके फ्लक्स को सेटअप कर यानी बढ़ा देता है, ठीक है ना। ये ज्यादा बढ़ाता है, ये उससे कम, लेकिन ये क्या करता है, उल्टा कार्य करने लगता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लकड़ी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या है।
अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था। ऑप्शन ए टेस्ला, ऑप्शन बी वेबर, ऑप्शन सी वेबर मीटर, ऑप्शन डी एम्पियर टर्न। तो आप लोग का सबसे पहले नजर किस पर जाएगा कि वेबर प्रति मीटर, लेकिन इसका हम बताना चाहेंगे ये हमारा किसको प्रदर्शित करता है, तो एरिया, किसको, एरिया यानी कि क्षेत्रफल को। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, तो मीटर स्क्वायर, क्या होता है, मीटर स्क्वायर। लेकिन इसको क्या बोलते हैं, फ्लक्स, फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर, क्या होता है, वेबर, ठीक ना। तो इस टाइप से हमारा मात्रक क्या बन जाएगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर ना। और दूसरा हमने क्या बताया था, या टेस्ला, ठीक है ना। सी ऑप्शन में स्क्वायर नहीं दिया है तो इसलिए वाला नहीं होगा, एम्पियर टर्न्स नहीं होगा, वेबर भी नहीं होगा, फ्लक्स की मात्रा कि हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, पदार्थ का बीएच वक्र के आकार क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए पदार्थ का रिलक्टेंस, बी पदार्थ की क्षेत्र की तीव्रता, सी पदार्थ की चुंबकीय विशेषताएं, डी चुंबकीय समाग्र शक्ति खींचना, ठीक ना। तो बीएच वक्र हमने पिछले क्वेश्चन में भी बताया है, ठीक ना, इसके बारे में। तो इसका रूप यह डिनोट करता है कि पदार्थ की चुंबकीय विशेषताएं, ठीक ना, पदार्थ की चुंबकीय विशेषताएं क्या करता है, प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए, एक चीज बताना चाहेंगे, जिस पदार्थ का हिस्टैसिस रूप सांकड़ा होता है उसमें, यानी पतला होता है, उसमें मैग्नेट सेटअप बहुत ज्यादा होता है, ठीक ना। इसलिए हम ट्रांसफार्मर के कोर में सिलिकॉन स्टील की पत्तियों का उपयोग करते हैं, जिसमें क्या होता है कि उसका हिस्टैसिस रूप बहुत कम यानी पतला होता है और हिस्टैसिस हानियां उसमें कम से कम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होता है, ठीक ना। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ईडी करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर एफ स्क्वायर, बी स्क्वायर एफ स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बी स्क्वायर एफ स्क्वायर और टी बी, ठीक है, ठीक ना। तो यहाँ टी स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन एक नियतांक मिलता है के, ठीक ना। तो इसमें क्या पूछ रखा है कि कौन से विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होता है, लेकिन इसमें धारा नहीं होगा, वोल्टेज भी नहीं। एक हमारा वॉल्यूम डिनोट कराने, आयतन, पदार्थ का आयतन जो हम धातु लगाएंगे प्लेट के रूप में उसका, ठीक है, धारा भी नहीं होगा। सी ऑप्शन ये हो सकता है, टी ऑप्शन भी नहीं होगा। तो क्या होगा, एफ हमारा क्या डिनोट करता है, फ्रीक्वेंसी, जिसको आवृत्ति बोलते हैं, क्या, फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27, परमियाबिलिटी के परिवर्तित होने का कारण क्या है, ठीक है ना। परमियाबिलिटी, ऑप्शन ए लंबाई, ऑप्शन बी फ्लक्स घनत्व, ऑप्शन सी क्षेत्र तीव्रता, ऑप्शन डी मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, ठीक है ना। तो परमियाबिलिटी जैसे हमारा क्या होता है कि विशिष्ट चालकता होता है, उसी प्रकार हमारा क्या होता है, परमियाबिलिटी भी होता है, परमियाबिलिटी होता है, ठीक ना, हो सकता है। तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर, क्यों, यानी परमियाबिलिटी को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे कि फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि इसमें दे रखा है ऑप्शन डी ऑप्शन चुंबकीय वाहक बल भी दे रखा है, लेकिन जब भी परमियाबिलिटी की बात आए तो हम क्या करेंगे, यानी फ्लक्स घनत्व को परिवर्तित कर देंगे, ठीक है ना। परमियाबिलिटी, ठीक है, क्या करेंगे, उसमें फ्लक्स घनत्व को चेंज हम कर देंगे, जैसे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 28, किस प्रकार का संधारित्र अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए प्लास्टिक फिल्म प्रकार, ऑप्शन बी सिरेमिक डिस्क प्रकार, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोलाइटिक एल्यूमिनियम प्रकार, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोलाइटिक टेंटलम प्रकार, ठीक है ना। लेकिन ये क्या अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हमारा क्या होता है उपग्रह होता है, उसमें किस टाइप के संधारित्र का उपयोग किया जाता है, तो उसमें स्पेशली यानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण धातु का बनाया जाता है जो कि क्या हो बहुत अच्छा रिस्पांस दे, ठीक है ना। तो उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक टेंटलम प्रकार के क्या कैपेसिटर को हम क्या करते हैं, अंतरिक्ष में सेटअप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र
का क्या प्रभाव होता है अगर खुला परिपथ दोष होता है? ऑप्शन ए, यह कार्य नहीं करेगा। ऑप्शन बी, यह एक बार में फट जाएगा। ऑप्शन सी, लीक हो जाएगा। ऑप्शन डी, यह समान रूप से कार्य करेगा। ठीक ना? कि इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र का प्रभाव क्या होता है अगर इसको हम ओपन सर्किट में रख दें? तो जब भी इसका सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर काम नहीं करेगा। ठीक ना? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि इट विल नॉट फंक्शन, यानी कि यह कार्य नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 30, यदि संधारित्र में प्लेटों की दूरी कम हो जाती है तो संधारित्र के मान में क्या परिवर्तन होगा? हमने इसका फॉर्मूला बताया है C इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन के D, जहां पे हमारा C कैपेसिटर यानी कैपेसिटेंस को प्रदर्शित करता है, इसको कैपेसिटेंस को, A पैरा वैद्युत को डिनोट करता है, A एरिया को डिनोट करता है, D डिस्टेंस को डिनोट करता है। लेकिन जैसे हम क्या करेंगे, दूरी कम करेंगे, वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा कि कैपेसिटेंस की धारिता का मान इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन ए इसमें दे रखा है 0 हो जाएगा। ऑप्शन बी समान रहेगा। ऑप्शन सी कम होगा। ऑप्शन डी इंक्रीज हो जाएगा। तो हमने क्या बताया, अगर प्लेटों के बीच की दूरी को ज्यादा बढ़ा देंगे तो हमारा कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, लेकिन उनके बीच की दूरी कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रीज यानी बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 31 यानी 31, चुंबक की कौन सी विशेषताएं दर्शाई गई है? ऑप्शन ए डीसी विशेषता, ऑप्शन बी प्रेरण विशेषता, ऑप्शन सी संतृप्त विशेषता, ऑप्शन डी दो मौजूद विशेषता, है ना? तो इस क्वेश्चन के अनुसार ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा? जैसे कौन सा मैग्नेट है तो इसको बोलते हैं बार मैग्नेट, ठीक ना? इसमें फ्लक्स का डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है, ठीक ना? किधर से किधर होता है तो नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है, लेकिन मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, ठीक ना? इस टाइप इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कंप्लीट होता है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये किसको डिनोट करता है, डीसी यानी दिशा बताने के रूप में इसका उपयोग हम करते हैं। जैसे पहले नाविक क्या करते हैं, दिशा सूचक घड़ी में इसका उपयोग करते थे, ठीक ना? ये कौन सा मैग्नेट होता है तो परमानेंट मैग्नेट, कौन सा, परमानेंट मैग्नेट होता है, जिसको बोलते हैं अस्थायी चुंबक, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है, मिस्टर गैस की दर्ज पढ़ा लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32, अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी इस्पात, ऑप्शन सी ग्लास कांच, ऑप्शन डी वाटर, ठीक ना? तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में इसके बारे में बताया है, अनुचुंबकीय यानी कि पैरामैग्नेटिक को पूछ रहा है, ठीक ना? किसको, ये पदार्थ किसमें जाता है, यानी वाटर हमारा जाएगा डायामैग्नेट में। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन की बात आए तो किसमें आ जाएगा, हमारा पैरामैग्नेटिक पदार्थ में आ जाएगा, ठीक है? और इस्पात हमारा चला जाएगा फेरोमैग्नेटिक में। तो इसको इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है ना? एक क्वेश्चन इस पीछे रहेगा, इसको पढ़ लेते हैं। चुंबकीकरण की किस विधि का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है, ठीक ना? तो ऑप्शन ए प्रेरण विधि, ऑप्शन बी एकल स्पर्श विधि, ऑप्शन बी दोहरी स्पर्श विधि, ऑप्शन सी विभाजित स्पर्श विधि। लेकिन जब भी आपका कौन सा वाणिज्यिक यानी पर क्या बोलते हैं, जो हम लोग काम में मैग्नेट यूज करते हैं उसको बनाने के लिए हम इंडक्शन विधि का उपयोग करते हैं, और ये अस्थायी मैग्नेट बनाने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 34, यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ती है तो प्रेरण का प्रभाव क्या है, ठीक ना? तो ऑप्शन ए बढ़ेगा, ऑप्शन बी घटेगा, सी ऑप्शन शून्य हो जाएगा, डी ऑप्शन समान रहेगा, ठीक है ना? तो इसमें क्या होगा कि जैसे टर्नों की संख्या हम बढ़ाते चले जाएंगे उसी अनुपात में हमारा क्या होगा कि प्रेरण प्रभाव क्या होगा, बढ़ेगा। ऑप्शन ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 35, संधारित्र में पैरा विद्युत कुचालक का कार्य क्या है? ऑप्शन ए संधारित्र की ताकत बढ़ाता है, ऑप्शन बी प्लेटों के बीच किसी भी धारा प्रवाह को रोकता है, ऑप्शन सी प्लेटों के बीच लघुपतन दोष से बचाता है,
ऑप्शन डी, संधारित्र में आवेश को लंबे समय तक रखने में मदद करता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, जो क्या होता है, पैरावैद्युत कुचालक पदार्थ होता है जो क्या करता है कि प्लेटों के बीच धारा प्रवाह को क्या करता है, रोकता है, जिससे प्लेटों में आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 36, संधारित्र में धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित हो रहा है। ऑप्शन ए, प्लेटों का क्षेत्रफल, ऑप्शन बी, प्लेटों का आकार, ऑप्शन सी, प्लेटों का पदार्थ, ऑप्शन डी, प्लेटों की मोटाई, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि हमने बताया C इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई डी। लेकिन क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो एक कैपेसिटेंस बढ़ेगा, लेकिन हम दूरी को बढ़ाएंगे तो यह कम होगा, लेकिन जैसे दूरी को कम करेंगे तो ये हमारा बढ़ेगा। तो क्या पूछ रहा है, प्लेटों का क्षेत्रफल, ठीक है, और प्लेटों का आकार, प्लेटों का पदार्थ, ठीक है ना, और प्लेटों की मोटाई। तो हम प्लेटों के क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा, कैपेसिटेंस का मान बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, आरएमएफ युग्मन सर्किट में किस प्रकार के संधारित्र का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, टैंटलम, ऑप्शन बी, मोनोलिथिक, ऑप्शन सी, इलेक्ट्रोलाइटिक, ऑप्शन डी, धातुकृत पॉलीप्रोपिलीन, धातुकृत पॉलीप्रोपिलीन, ठीक है ना। तो अगर आरएफ यानी आरएफ सर्किट में हम किस टाइप के सर्किट में किस टाइप संधारित्र का उपयोग करेंगे, तो मोनोलिथिक, जिससे हमारा क्या बनता है, मोनोलिथिक पदार्थ से हम क्या बनाते हैं, चिप का भी निर्माण इस टाइप से भी करते हैं, ठीक है। तो आज का आपका मैग्नेटिक सर्किट और संधारित्र चैप्टर को पूरा क्वेश्चन हम करा दिया, और शेष बचे क्वेश्चन को अगले वीडियो में करा देंगे। आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए, तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट के द्वारा जरूर बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा।